नमस्कार। कलाम एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी विद्यार्थियों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, आदाब, आभार, इस्तकबाल, खैर मकदम है। मैं हूं विवेक। एक बेहद महत्वपूर्ण सत्र लेकर आप लोगों के बीच में हाजिर हूं और इस वीडियो में हम बात करेंगे संज्ञानात्मक विकास की, कॉग्निटिव डेवलपमेंट की। अगर आप रीट की तैयारी कर रहे हैं तो ऐसा मान लीजिए संज्ञानात्मक विकास आपकी परीक्षा की तैयारी की वो कड़ी है जिसके बिना आप कम से कम सीडीपी के क्वेश्चंस तो पूरे पूरे हल नहीं कर सकते, क्योंकि अमूमन इस टॉपिक से एक क्वेश्चन कंफर्म पूछा जाता है। यहां तक कि 2021 की 26 सितंबर को भी जो एग्जाम हुई थी उसमें भी क्वेश्चन थे और बहुत सरल क्वेश्चन आते हैं, बस समझने का फेर है। तो आइए बहुत डिटेल में हम समझने की कोशिश करते हैं कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है। संज्ञानात्मक विकास को समझें उससे पहले हमें इस संज्ञान शब्द को समझने की जरूरत है। संज्ञान, प्यारे साथियों, कॉग्निशन नामक एक अंग्रेजी शब्द का हिंदी रूपांतरण है। और ये कॉग्निशन शब्द जो है ये कॉग्निसियर नाम के एक लैटिन शब्द से आया है। उस कॉग्निसियर शब्द से बना कॉग्निटो और कॉग्निटो से बना कॉग्निशन, जिसका अर्थ होता है जानना। टू नो, टू लर्न। हम कैसे जानते हैं, क्या चीजें समझते हैं। तो संज्ञान का मतलब क्या है? संज्ञान का मतलब कुछ और नहीं है बल्कि संज्ञान से अभिप्राय उन सभी मानसिक प्रक्रियाओं से है। शारीरिक नहीं कह रहा हूं मैं, मानसिक कह रहा हूं। उन सभी मानसिक क्रियाओं, प्रक्रियाओं, संक्रियाओं से है जिनके जरिए हम कुछ जानते हैं, जिनके जरिए हम कुछ जानते हैं। तो कॉग्निशन क्या है? वे सभी मानसिक प्रक्रियाएं क्रियाएं प्रतिक्रियाएं जिनके द्वारा हम वस्तुओं, संप्रत्ययों के बारे में जानते हैं। हम जानते कैसे हैं चीजों के बारे में? आपको कैसे पता चला कि ये शर्ट जो मैंने पहन रखा है ये काले रंग का है? आप कैसे कह सकते हो कि ये जो बोर्ड है इसका जो कलर है ये ग्रीन कलर का है? कभी ना कभी तो आपने पहली बार इस चीज को जाना होगा। तो जो जानने की प्रक्रिया है, लर्न करने की प्रक्रिया है, चीजों को समझने की जो प्रक्रिया है वही संज्ञान कहलाती है। और ये प्रक्रिया जो है, इस प्रक्रिया में कौन कौन सी क्रियाएं हमारी मदद करती है? मैंने कहा ना वो क्रियाएं, प्रतिक्रियाएं। तो उसमें स्मृति एक तरीका है, प्रत्यक्षीकरण के जरिए हम चीजों को समझते हैं, हम कल्पनाओं के जरिए समझते हैं, हम चीजों को समझते हैं एक तरह से कह सकते हैं समस्या समाधान के जरिए, हम चिंतन के जरिए समझते हैं, हम तर्कणा के जरिए समझते हैं, निष्कर्ष के जरिए समझते हैं, अवधान। ये सारी जितनी भी क्रियाएं हैं, प्रतिक्रियाएं हैं, उन सब के जरिए चीजों को समझना क्या है? संज्ञान है, पहली बात तो। और वस्तु के बारे में, उसके बारे में जानने का जो ये बोध करने का जो ये तरीका है, इस तरीके में जैसे जैसे विकास होता रहता है, यही विकास क्या कहलाता है? संज्ञानात्मक विकास। मैं आपको कोई किताबी बात नहीं बताने की कोशिश कर रहा हूं, मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं वो सरल तरीके, वो देसी तरीके जिनके जरिए से हम इस बहुत ही डिफिकल्ट से लगने वाले कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से चुटकियों में सीख सकते हैं। कि मुझे पता है ये एक प्लास्टिक की बोतल है। अब इस प्लास्टिक की बोतल को जानने के लिए
एक तरीका तो ये कि मैं इसे देखते ही पहचान जाऊं कि साहब ये प्लास्टिक की बोतल है। एक तरीका ये है कि इसे जानने के लिए मुझे इस बोतल को छूना पड़े, देखना पड़े, इसमें रखे हुए पदार्थ को, पानी को पीना पड़े कि इसके अंदर कौन सा पदार्थ है। तो आप किस तरह से किसी वस्तु के बारे में जो चीजें जानते हैं, वो जो बोध होता है, उस बोध को आप विकसित करते हैं, यही संज्ञानात्मक विकास है। तो संज्ञानात्मक विकास को भी हम एक छोटी सी लाइन के जरिए समझ लेते हैं, ऑल्दो कोई परेशानी की बात नहीं है, ठीक है। व्यक्ति जिस देखिए, व्यक्ति जिस परिवेश में रहता है, व्यक्ति परिवेश में रहता है, उससे संबंधित वस्तु, स्थान, घटना आदि के बारे में अवधारणा व बोध का विकास ही संज्ञानात्मक विकास है। अब हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा ये सब नहीं है जो आप इस वक्त मैंने आपसे बात कही। हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा है इस संज्ञानात्मक विकास को, कि कैसे मैं चीजों के बारे में जानने लग जाता हूं, कैसे आप चीजों के बारे में जानते हैं। इस शक्ति, इस क्षमता के विकास को जिस व्यक्ति ने परिभाषित किया, हमारे डिस्कोर्स का हिस्सा वो व्यक्ति है, और उनका नाम होता है एक स्विस मनोवैज्ञानिक जां पियाजे। जी हां, हम इनको हिंदी भाषी लोग अक्सर जीन पियाजे कहते हैं, लेकिन ये जो जीन शब्द है, JEAN, जो ये स्पेलिंग है, ये स्पेलिंग जो है, इसका उच्चारण जब आप स्विस भाषा में करते हैं, यूरोपियन कंट्रीज में करते हैं, फॉरेन ऑथर्स को पढ़ते हैं, तो वो होता है जां पियाजे। तो हम भी जां पियाजे बोलने की कोशिश करेंगे, जो इनका वास्तविक नाम है उसी नाम से इन्हें उच्चारित करने की कोशिश करेंगे। तो पियाजे साहब ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, और जां पियाजे साहब को ही संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक के रूप में जानते हैं। स्विस मनोवैज्ञानिक थे, यानी स्विट्जरलैंड से इनका ताल्लुकात था। बड़े ही महान, बड़े ही इंटेलिजेंट व्यक्ति। इंटेलिजेंट ऐसे कि जब 11 साल के थे तो इनका पहला रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ, और जिस संज्ञानात्मक विकास को हम अगले 1-1.5 घंटे में पढ़ने की कोशिश करेंगे, उस संज्ञानात्मक विकास पर अपनी जिंदगी के 5 दशक के करीब का समय इन्होंने लगाया है। आपने 1905 का अल्फ्रेड बिने का वो परीक्षण जरूर पढ़ा होगा, जो उन्होंने अपने असिस्टेंट थियोडो साइमन के साथ दिया था, और उस परीक्षण के जरिए फ्रांस में जो मंदबुद्धि बच्चे हैं, चाइल्ड विथ स्पेशल एजुकेशन के अंतर्गत जो बच्चे आते हैं, उनकी शिक्षा के प्रावधान की बात कही गई थी, जिसे हम बिने साइमन टेस्ट के बारे में जानते हैं। तो मैं ये बात आपको बताऊं, शायद आपको ये पहले पता ना हो, कि बिने साइमन टेस्ट के अंदर अल्फ्रेड बिने के द्वारा जो स्केल तैयार की गई थी, उस स्केल को तैयार करने में जो उनके असिस्टेंट थे, वो पियाजे साहब थे। इतने महान व्यक्ति हुए हैं पियाजे। ज्यादातर रिसर्च इन्होंने अपनी 3 संतानों के ऊपर करी, 2 बच्चियां थी इनकी और एक इनका बेटा था, और उन्हीं के ऊपर किए गए रिसर्च के जरिए इन्होंने चीजों को बताया। आइए एक एक करके पियाजे साहब के सिद्धांत से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट जो कभी भी पूछा जा सकता है, आपको यह कंठस्थ रखना है कि संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में स्विस मनोवैज्ञानिक
जॉन पियाजे, स्विस मनोवैज्ञानिक जॉन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में जाने जाते हैं। पियाजे साहब अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कहते थे। सबसे बड़ी बात, पियाजे ने कभी अपने आप को साइकोलॉजिस्ट नहीं कहा। तो पियाजे अपने आप को कहते क्या थे? पियाजे अपने आप को कहते थे जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट। क्या कहते थे? जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट कहते थे। इन्होंने जो अपना रिसर्च भी किया है उसमें भी खुद को जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजी के जरिए ही समझाने की कोशिश करी थी। अब ये जेनेटिक एपिस्टीमोलॉजिस्ट होना या एपिस्टीमोलॉजी क्या होती है? तो ये दर्शन शास्त्र की एक शाखा है जो ये बताती है कि व्यक्ति चीजों को जानता कैसे है। व्यक्ति चीजों को जानता कैसे है, ये दर्शन शास्त्र की शाखा जो है बताती है। और पियाजे साहब ने, जैसा कि मैंने कहा, अल्फ्रेड बिने के सहयोगी के रूप में भी कार्य किया है। अल्फ्रेड बिने के सहयोगी। अल्फ्रेड बिने वही जिन्होंने बुद्धि के महत्वपूर्ण परीक्षण दिए थे, उनको इसके अंतर्गत मानते हैं। अब पियाजे का एक कथन बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि निर्मितवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म, ज्ञान संरचनावाद भी हम पढ़ते हैं और उसके अंतर्गत जो एक बड़े महत्वपूर्ण नाम के रूप में व्यक्ति उभर के आते हैं, जिनको हम निर्मितवाद की पहली लहर के दौरान पढ़ते हैं, वो भी पियाजे साहब ही हैं। और पियाजे साहब एक बात कहते हैं, ध्यान से सुनना। पियाजे साहब कहते हैं कि व्यक्ति अपने संज्ञान को चरणबद्ध तरीके से निर्मित करता है वातावरण के साथ की हुई अंतःक्रिया द्वारा। फिर से इस बात को रिपीट करता हूं अलग ढंग से, कि व्यक्ति वातावरण के साथ सक्रिय अंतःक्रिया करते हुए चरणबद्ध तरीके से अपने संज्ञान का निर्माण करता है। इसलिए संज्ञान के निर्माण के इस उपागम को निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत हम रखते हैं। ये बात समझ में आ गई? चरणबद्ध तरीके से व्यक्ति निर्माण करता है। तो इस वाक्य को हम लिख लेते हैं, ध्यान से देखिए, ठीक है? बालक एक अन्वेषक के रूप में वातावरण के साथ अंतःक्रिया करते हुए सक्रिय रूप से अपने ज्ञान की संरचना करता है या निर्माण करता है। संरचना, मैं इसको निर्माण भी लिखूंगा ताकि आपको समझ में आ जाए, करता है। और इसीलिए इस उपागम को ज्ञान संरचनावादी या फिर निर्मितवादी उपागम के अंतर्गत हम पढ़ते हैं। और इसीलिए हम ये कहते हैं कि पियाजे एक निर्मितवादी थे। और इसीलिए हम कंस्ट्रक्टिविज्म की जो पहली लहर आती है, फर्स्ट वेव ऑफ कंस्ट्रक्टिविज्म, संरचनावाद की पहली लहर, निर्मितवाद की पहली लहर, उसमें हम पियाजे को पढ़ते हैं। ठीक है? यहां से हम माफ कीजिएगा, यहां से हम आगे बढ़ते हैं और पियाजे के इस सिद्धांत से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को देखते हैं। आइए, पियाजे के सिद्धांत से जुड़ा हुआ सबसे महत्वपूर्ण बिंदु यह है कि इन्होंने संज्ञानात्मक विकास की
विकास की सामान्य अवधारणा प्रस्तुत की। पहली बात याद रखिएगा, अवधारणा प्रस्तुत की। संज्ञानात्मक विकास की सामान्य अवधारणा पियाजे साहब ने प्रस्तुत करी। पियाजे साहब एक महत्वपूर्ण बात कहते हैं, वो ये कि ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, पियाजे कुछ अवस्थाओं के अंदर चरणबद्ध तरीके से बात करते हैं। तो दूसरा पॉइंट बनता है कि संज्ञान का विकास चरणों में होता है। और कितने चरण में होता है? 4 चरण में होता है, हम पढ़ चुके हैं। ये जितने भी चरण हैं, ये जितनी भी अवस्थाएं हैं, ये जितनी भी स्टेजेस हैं, यह अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं। अपरिवर्तनशील हैं, यानी कि इनमें बदलाव नहीं हो सकता, पहली बात तो। दूसरी बात, इन अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता। टाला नहीं जा सकता का मतलब ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति संज्ञानात्मक विकास की पहली स्टेज पर आई नहीं, सीधे तीसरी स्टेज पर पहुंच जाए। कोई व्यक्ति पहली स्टेज से सीधा चौथी स्टेज पर चला जाए। कोई ऐसा है व्यक्ति जो पहले सीधा दूसरी स्टेज पर आ रहा हो, ऐसा नहीं होगा। ये अवस्थाएं अपरिवर्तनशील हैं, इनमें कोई भी बदलाव नहीं हो सकता। ये फिक्स हैं, रिजिड हैं, कोई लचीलापन इनके अंदर नहीं है। अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता है, और ये अवस्थाएं सार्वभौमिक है। यह अवस्थाएं सार्वभौमिक। कई किताबों में सार्वभौमिक को सार्विक लिखा हुआ रहता है। सार्विक सार्वभौमिक एक ही चीज है, जिसको हम कहते हैं यूनिवर्सल। क्या कहते हैं साथियों? यूनिवर्सल हम इसे कहते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को पढ़ा कि किस प्रकार से इनकी अवस्थाएं आगे चलती हैं। लेकिन हमारी यात्रा यहीं तक समाप्त नहीं होती। अब हम पढ़ने जा रहे हैं पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने के लिए पियाजे के द्वारा दी गई कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं को। पियाजे ने कुछ महत्वपूर्ण ऐसी अवधारणाएं बताई जिनके जरिए पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को समझा जा सकता है। तो आइए बढ़ते हैं उस पर, और सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की, कि स्कीम क्या है। स्कीम, स्कीमा, अनुकूलन, आत्मसातीकरण, समाविष्टीकरण, ये सारी वो कुछ बातें हैं जो पियाजे अपने सिद्धांत को समझाते हुए कहते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स क्या होती है? स्कीम को लेकर एक स्टेटमेंट है जो आपको याद रखना है कि अलग अलग संदर्भों में किंतु एक सी स्थिति में किसी क्रिया का बार बार लागू होते रहने पर कटेगा ये। तो सबसे पहले बात करते हैं स्कीम्स की। स्कीम्स मतलब अलग अलग संदर्भों में किंतु एक सी
स्थिति में बार बार लागू होने पर किसी क्रिया का व्यापक और बेहतर होते जाना है। एक सी स्थिति में कोई चीज बार बार लगातार हो रही है और बार बार होने के कारण वो और अच्छी हो जाए, और बेहतर हो जाए, और इंप्रूव हो जाए। इसको समझाते हुए एक और कथन सामने आता है कि यह व्यवहारों का एक संगठित पैटर्न है जिसे बार बार दोहराया जा सके। चीजें जब बार बार दोहराई जाती हैं व्यक्ति के द्वारा तो उसको नाम दिया जाता है स्कीम। बार बार दोहराने को आप ऐसे समझ सकते हो कि जब आप विद्यालय जाने के लिए, अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट जाने के लिए घर से निकलते हो तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिनको आप हर बार करते हो, बार बार उन्हीं को करते हो, और उसके आधार पर आपके दिमाग में एक संज्ञान बनता है कि आपको यह कार्य कैसे करना है। पियाजे इसको जब संज्ञानात्मक रूप से समझाते हैं तो वो एक टर्म का इस्तेमाल करते हैं, ड्रॉपिंग स्कीम। ड्रॉपिंग स्कीम। पियाजे कहते हैं कि एक बच्चा शुरुआत में अनायास ही कोई घटना या कोई गतिविधि हो जाती है और उसके जरिए सीखता है। जैसे बच्चे से कोई चीज छूट गई तो गिर गई, तो उसको एक 6 महीने का बच्चा चीजों को पकड़ने के लिए अपनी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग के द्वारा यह कार्य कर रहा है। लेकिन एक 18 महीने का बच्चा, 6 महीने का बच्चा ड्रॉप करके चीजों को समझ रहा है कि भाई कोई चीज गिर गई है अनायास ही, और अब उसके दिमाग में एक प्रत्यय बना कि चीजें कैसे गिरती हैं। इस काम को वो बार बार आपने देखा होगा, बच्चे चीजों को ऐसे गिराते रहते हैं, फिर उठाते हैं, गिराते रहते हैं। लेकिन वही बच्चा जब 1.5 साल से ऊपर का हो जाएगा, वही बच्चा जब 2 साल का होगा, तो अब उसके गिराने में, क्योंकि बार बार उसने ये काम किया है, तो वो चीजों को ऐसे भी गिरा सकता है, वो चीजों को ऐसे भी उछाल सकता है, वो चीजों को सामने भी फेंक सकता है, वो चीजों को इधर भी फेंक दे। तो इसका मतलब इस पूरी प्रक्रिया में वो बच्चा महज चीज को गिरा नहीं रहा है, बल्कि उसको कैसे गिराया जाए यह भी दिमाग में एक संप्रत्यय बना है। गिराने की जो एक हैबिट है, चीजों को पकड़ के पीछे छोड़ने की, ड्रॉप करने की, ये बार बार उसके सामने हुई, उसने स्वयं ने की, और अब इसे वो अपने तरीके से, एक क्रिएटिव तरीके से कर सकता है। यही स्कीम है, इसी को ही स्कीम कहते हैं। और इसके लिए एक स्टेटमेंट इस्तेमाल होता ही है कि व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे बार बार दोहराया जा सके। व्यवहारों का संगठित पैटर्न जिसे दोहराया जा सके। ठीक है, तो ये हमने स्कीम के बारे में जानने की कोशिश करी। अब हमारे सामने एक और शब्द है और वो है स्कीमा। प्यारे विद्यार्थियों, स्कीम और स्कीमा जो है वो दिखने में बड़े एक जैसे से लगते हैं, लेकिन ये बहुत अलग अलग संप्रत्यय हैं। स्कीम का मतलब सिर्फ व्यवहारों को बार बार दोहराकर आप उन्हें अपने, एक तरह से उनके जरिए संज्ञान प्राप्त करो, उनके जरिए आप एक नॉलेज प्राप्त करो। और स्कीम का मतलब यह है कि व्यक्ति की याददाश्त में किसी विषय वस्तु के बारे में सूचनाओं का कितना संकलन है, कितना भंडार है, बस यही क्या है, स्कीमा है। अब देखो, इसको मैं इस तरह से समझाता हूं आपको। देखिए, स्कीमा, स्कीमा को लेकर, जैसा कि मैंने कहा कि किसी भी विषय वस्तु को लेकर आपके दिमाग में जो भी सूचना है वो स्कीमा कहलाती है। तो ज्ञान का एक संगठित समूह, मैं इसको भी एक्सप्लेन करूंगा, आप चिंता मत कीजिए। समूह जो लंबे समय की याददाश्त में या दीर्घावधि की स्मृति में, कुछ भी कह सकते हैं,
की याददाश्त में जिसको हम कहते हैं क्या, लॉन्ग टर्म मेमोरी में एकत्रित होता है। ज्ञान का एक संगठित समूह जो लंबे समय की याददाश्त में एकत्रित रहता है। जैसे ये बोतल है, मैं बोलूं इस बोतल के बारे में कुछ बताओ, तो आप कहोगे कि सर ये बोतल नीले रंग की है, ये बोतल प्लास्टिक की है, इस बोतल में पानी है, ये बोतल बेलनाकार है, इस पर कुछ डिजाइन बना हुआ है। कुछ आप में से कुछ साथी प्लास्टिक के बारे में बता सकते हैं कि ये कौन सा प्लास्टिक है। तो इस प्रकार से ये सारी सूचनाएं आपके दिमाग में बैठी हुई हैं, फिट हैं, किसके बारे में, स्कीमा के बारे में, मतलब किसी भी विषय वस्तु के बारे में। तो वो जो सूचनाएं किसी भी व्यक्ति, वस्तु, घटना, संप्रत्यय के बारे में होती है, उनको क्या कहते हैं, स्कीमा। ठीक है, ऐसे समझो कि दिमाग एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर में फोल्डर है, फाइल है। आपके दिमाग में हजारों तरह की सूचनाएं, जानकारियां भरी हुई हैं, और किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो भी जानकारी है वो क्या कहलाती है, उसका स्कीमा कहलाती है। अब इसके बारे में एक टर्म और है जो रीट में कभी नहीं पूछा गया, लेकिन कई बार इसको सीटेट में सीधे सीधे पूछा गया है कि यह एक ज्ञानात्मक या संज्ञानात्मक बध्यक्रम है। कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग। इसके लिए एक टर्म और यूज होती है कि ये अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका है। अनुभवों से अर्थ निकालने का ये नाम तो वो है जो परीक्षा में अगर सीधे सीधे पूछ ले तो आपको याद रखना है, लिखा जाए अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका क्या है। अब आप उस वक्त सोचोगे नहीं यार, सर ने तो बोला था दिमाग में कंप्यूटर है, कंप्यूटर में सूचना रहती है, जना गड़बड़ हो जाएगी। अभी अपने को दोनों चीजें समझनी है। इसको परीक्षा में प्रश्न आए तो क्या लिखना है, और वास्तव में ये चीज होती क्या है। हम परीक्षा की चीजें याद कर लेते हैं, लेकिन वास्तव में क्या होता है वो हमें समझ में ही नहीं आता। तो यहां पर ऑसबेल की तरह हमें रटकर भी अधिगम करना है और थोड़ा थोड़ा समझना भी है चीजों को। ठीक है, तो अनुभवों से अर्थ निकालने का व्यवस्थित तरीका। एक मानसिक क्रिया जिसका सामान्यीकरण किया जा सके, यह है एक जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। ठीक है, एक मानसिक क्रिया है जिसका सामान्यीकरण किया जा सके। यह स्कीम या स्कीमा, माफ कीजिएगा, स्कीम तो है सिर्फ व्यवहारों का संगठित पैटर्न जो बार बार दोहराया जाता है, जबकि स्कीमा क्या है, किसी भी विषय वस्तु के बारे में जो ज्ञान हमारे दिमाग में आता है उसको कहते हैं स्कीमा। यही स्कीमा, इसका प्लूरल होता है, बहुवचन होता है स्कीमेटा। अब ये स्कीमा क्या होता है, इसको मैं एक उदाहरण से समझाता हूं कि बच्चे का स्कीमा डेवलप कैसे होता है। बच्चे में किसी विषय वस्तु को लेकर जो अवधारणा, जो बोध, जो संप्रत्यय विकसित होते हैं वो कैसे विकसित होते हैं। मान लो एक छोटा बच्चा है, उसने एक दिन इस जानवर को देखा और अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन सा जानवर है। तो मम्मी ने कहा बेटा ये बिल्ली है, बेटा ये बिल्ली है। उसके दिमाग में एक छवि बनी कि ऐसा जानवर बिल्ली होता है जिसकी शक्ल ऐसी हो, जिसके कान थोड़े से खड़े हो, भूरे रंग की जो दिखती हो, 4 पैरों का प्राणी हो, पीछे एक पूंछ हो और थोड़ा सा एकदम फर
जैसे उसका बदन हो। ठीक है, बिल्ली, मान लिया कि यही होती है बिल्ली। कुछ दिनों बाद उसने एक और जानवर देखा। उसने फिर अपनी मम्मी से पूछा कि मम्मी ये कौन है? मम्मी ने कहा बेटा ये भी बिल्ली है। तो उसने कहा नहीं नहीं नहीं, बिल्ली तो वो थी। मम्मी ने कहा बेटा इसको भी बिल्ली कहते हैं। तो उसके दिमाग में फिर जो संप्रत्यय पहले से विकसित थे उसमें कहीं फेर बदल होना शुरू हुआ। उसे लगा नहीं, बिल्ली जो मैं पढ़ रहा था वो बिल्ली तो मात्र भूरे रंग की थी, लेकिन यहां तो काले रंग की भी बिल्ली होती है। इसका मतलब बिल्ली भूरी भी हो सकती है और बिल्ली काली भी हो सकती है। बढ़िया बात है। एक दिन उसने इस बिल्ली को दूध पीते हुए देखा। तो उसने कहा मम्मी ये बिल्ली क्या कर रही है? तो मम्मी ने कहा बेटा बिल्ली दूध पीती है। तो उसने दिमाग में एक सूचना फिट कर ली कि बिल्ली दूध भी पीती है। एक दिन उसने इस बिल्ली को चूहा खाते हुए देख लिया। तो उसने कहा मम्मी ये क्या कर रही है? तो कहा बेटा बिल्ली चूहे भी मार कर खाती है। तो उसको लगा अच्छा, तो बिल्ली के बारे में फिर दो सूचनाएं और दिमाग में बैठ गई। एक दिन उसने इस जानवर को देख लिया, बोला मम्मी ये खरगोश है क्या? मम्मी ने कहा नहीं बेटा ये भी बिल्ली है। तो उसको लगा अच्छा, बिल्ली मात्र भूरी नहीं होती, मात्र काली नहीं होती, बिल्ली सफेद भी हो सकती है। और इसी तरह धीरे धीरे, अब आपको यह बड़ा अजीब सा लग रहा होगा कि सर ऐसे थोड़ी ज्ञान विकसित होता है। बिल्कुल साथियों, ऐसे ही ज्ञान विकसित होता है और ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने संज्ञान का विकास करते हैं। अब इसको मैं आपको एक दो उदाहरणों से समझाता हूं ताकि आपको चीजें अच्छे से क्लियर हो, क्योंकि जब तक आपके दिमाग में स्कीमा क्लियर नहीं होगा ना कि स्कीमा क्या होता है, तब तक प्रॉब्लम होगी। देखो, एक बच्चा था, हिंदी की कक्षा थी, टीचर ने कहा कि चलो बेटा निबंध लिखो, और निबंध तुम्हें लिखना है किस पर? गाय पर। तो उसने निबंध लिखना शुरू किया। गाय हमारी माता है, गाय के 4 पैर होते हैं, गाय की एक पूंछ होती है, गाय सफेद रंग की होती है, गाय दूध देती है, गाय का गोबर जो है वो छाने बनाने के काम आता है। तो टीचर ने उसका देखा ऐसे, अरे बोला इधर इधर ये क्या लिखा है? बोला गुरुजी ये तो गाय सफेद होती है। बोले बेटा सफेद ही होती है? हाँ गुरुजी मैंने तो सिर्फ सफेद ही गाय देखी, हमारे घर में सफेद ही गाय है, तो मुझे तो लगता है गाय सफेद ही होती है। टीचर ने कहा बेटा ये तो बहुत गड़बड़ बात है, गाय काली भी होती है। बोला है गुरुजी गाय काली भी होती है? बोला हाँ चल मेरे साथ। अब टीचर उसको ले गए और अपने घर में दिखाया। बोले देख बेटा देख अपने घर में कौन सी गाय बंधी हुई है? बोले गुरुजी तो काले रंग की है। वो बोले गुरुजी भूरे रंग की है। बोले ये गुरुजी ये तो चितकबरी है, 2-3 रंगों की है। तो कहे हाँ गाय इन सब रंगों की होती है। तो अब दिमाग में जो सूचना पहले से गाय के बारे में थी, उस सूचना में 4-5 और नई सूचनाएं जुड़ी, यानी कि स्कीमा अपडेट हुआ। और स्कीमा अपडेट हुआ तो अब उससे अगली बार जब ऐसे लिखवाया गया तो उसने वो सारी सूचनाएं लिख दी। तो इसी प्रकार से हमारा स्कीमा जो है वो अपडेट होता रहता है। हम जितनी भी सूचनाएं हैं वो एकत्रित करते रहते हैं, और जैसे ही कोई नई सूचना आती है हम उस सूचना में और डाल देते हैं एक और सूचना। जैसे मान लो अब मैं आपको बताऊं कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर साहब, उनके बारे में आप क्या जानते हो? तो आप कहेंगे कि वो हमारे संविधान के निर्माता हैं और एक अस्पृश्यता के खिलाफ, जातिवाद के खिलाफ आज भारत जो तरक्की कर चुका है उस तरक्की के एक तरह से कह सकते हैं पुरोधा बाबा साहब ही थे, आप कह सकते हैं। और बहुत सी बात आप बाबा साहब के बारे में जानते हैं, आप बताते रहेंगे। मैं आपको कहूं कि साथियों, क्या आपको पता है कि बाबा साहब जब कोलंबिया विश्वविद्यालय में पढ़ते थे तो उनके पास इतने पैसे भी नहीं होते थे कि वो कैंटीन में जाकर लंच के समय खाना खा के आ सकें। तो वहां पर एक लाइब्रेरियन ने उनको कहा कि बेटा तू लाइब्रेरी में पढ़ता तो रहता है, तू मेरी टिफिन से खाना खाया कर। और वो लाइब्रेरियन एक यहूदी था, एक जीव था। अब ये बात आपको शायद तक नहीं पता होगी कि लाइब्रेरियन ने उनको भोजन कराया, क्योंकि बहुत गरीब परिवार से वो आते थे, और वो लाइब्रेरियन एक यहूदी था। अब ये बात जब आपको आज पता चली तो आज आपके संज्ञान में बाबा साहब के बारे में जितनी भी सूचनाएं थी उनमें एक सूचना और ऐड ऑन हो गई। तो इसी तरह से हम सदैव अपने संज्ञान को अपडेट करते रहते हैं। ये जो सूचनाएं हमारे दिमाग में संकलित होती हैं, क्या कहा मैंने, ज्ञान का या सूचनाओं का एक संगठित समूह है जो लंबे समय की यादाश्त में किसी भी विषय वस्तु के बारे में रहता है। ये जो भी हमारे अंदर संगठित होती रहती हैं, इन्हीं को क्या कहा जाता है, स्कीमा कहा जाता है। और इसे एक संज्ञानात्मक बद्धक्रम क्यों कहते हैं, स्कैफोल्डिंग क्यों कहते हैं? स्कैफोल्डिंग उस आधार को कहा जाता है जिसके जरिए चीजें निर्मित होती है। आप मनोविज्ञान के स्कैफोल्डिंग में मत जाओ, मैं स्कैफोल्डिंग की सादी परिभाषा आपको समझाता हूं कि स्कैफोल्डिंग होती क्या है।
अक्सर आपने देखा होगा कि हम जब मकान बनाते हैं, ये एक सिविल इंजीनियरिंग का टर्म है, हम जब मकान बनाते हैं तो मकान में मान लो आपका एक ग्राउंड फ्लोर का ही मकान है, अब आपको उसके ऊपर 2 मंजिल और चिनवाने हैं, तो आप क्या करते हैं, जो भी कारीगर, ठेकेदार, जो भी कॉन्ट्रैक्टर है आपका, जो भी आपका काम कर रहा है व्यक्ति, वो आपके घर के चारों ओर लकड़ी के बड़े बड़े बांस, बड़ी बड़ी बल्लियां लगा देगा चारों तरफ से, और उसको पूरे को ऐसे पैक कर देगा, और उसके आधार पर वो मजदूर वहां से एक एक करके पूरी इमारत को और ऊपर तक ले जाएंगे। तो ये जो लकड़ी की बल्लियां बनाई गई है ना, जिसके आधार पर आपका मकान जो पहले ग्राउंड फ्लोर पर था, उससे वो एक फ्लोर और एक के ऊपर 2 फ्लोर चिनवा दिए गए उसके ऊपर, ये लकड़ी की बल्लियां जो उसको उस चिनवाने के दौरान, उस कंस्ट्रक्शन के दौरान आधार दे रही थी, यही स्कैफोल्डिंग कहलाती है। इसी को बध्यक्रम कहते हैं, इसी को मचान कहते हैं। अब जब हमारा ज्ञान जो एक ग्राउंड फ्लोर के लेवल पर था, उसमें 2 और 3 और 4 5 सूचनाएं हमने डालनी है, तो यहां पर संज्ञानात्मक रूप से जब हम ऐसे किसी कार्य को आधार देते हैं तो उसको क्या कहा जाता है, स्कीमा, कॉग्निटिव स्कैफोल्डिंग स्कीमा। आइए अब स्कीमा, जैसा कि मैंने आपको ये बिल्ली वाले उदाहरण से समझा दिया है, अब व्यक्ति अपने स्कीमा में जो अपडेट करता है, उस प्रक्रिया में 2 घटनाएं या 2 चीजें बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। ये जो स्कीमा में अपडेशन चलता है, ये जो नई सूचना व्यक्ति के अंदर आती जाती है और पुरानी सूचना के साथ व्यक्ति इसको जिस तरह से इसका तारतम्य बिठाता रहता है, उसको कहा जाता है अनुकूलन या फिर अडेप्टेशन। क्या कहा जाता है, अनुकूलन या अडेप्टेशन। अब अनुकूलन क्या होता है, अडेप्टेशन क्या होता है, आइए जानने की कोशिश करते हैं। अडेप्टेशन या फिर अनुकूलन। अनुकूलन देखिए सिंपल सी बात है। अनुकूलन शब्द आप जानते हो कि वातावरण में जो बदलाव होते हैं, उन बदलावों के साथ व्यक्ति को सदैव अपने आप को समायोजित करना होता है। पुरानी सूचना के साथ आप जब नई सूचना को जानने की कोशिश करोगे तो आपको अपने आप को उसके साथ एडजस्ट करना पड़ेगा। अगर आप एडजस्ट नहीं करोगे तो असंतुलित हो जाओगे, गड़बड़ हो जाएगी। जैसे मान लीजिए मैं एक उदाहरण के स्वरूप में बताऊं कि जब हम रीट के लिए नैतिक विकास को पढ़ते हैं तो हम सिर्फ कोलबर्ग को पढ़ते हैं, लेकिन जब हम फर्स्ट ग्रेड के लिए नैतिक विकास को पढ़ते हैं तब हमें उस नैतिक विकास में फ्रायड के नैतिक विकास को भी पढ़ना पड़ता है। अब आप कहोगे कि साहब फ्रायड का नैतिक विकास, हाँ फ्रायड का भी नैतिक विकास है। तो आप मान लो रीट की तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करने गए, एक बार मैं एक एग्जांपल लेके सोचता हूं आप रीट वाले साथियों के लिए, तो आप कहोगे कि ना हमने तो बस केवल इतना ही पढ़ रखा है कि नैतिक विकास तो कोलबर्ग का ही होता है। तो आपको जब फ्रायड का नैतिक विकास पढ़ना पड़ेगा, आपको उसमें पढ़ना पड़ेगा बांडुरा का नैतिक विकास, आपको फिर उसमें पढ़ना पड़ेगा पियाजे का नैतिक विकास। तो आप नई नई सूचनाओं को ग्रहण कर रहे हो ना। यह नया वातावरण, नई परिस्थिति के साथ व्यक्ति जो समायोजित करता है वातावरण में बदलाव के प्रति, इसी को अनुकूलन कहा जाता है। वातावरण में बदलाव के प्रति स्वयं को समायोजित करने की प्रक्रिया। अनुकूलन को आप एक और उदाहरण से समझ सकते हो कि सर्दियां आती हैं, हम स्वेटर पहनने लग जाते हैं क्योंकि वातावरण में बदलाव के प्रति हम अपने आप को एडजस्ट कर रहे हैं, अडेप्टेशन कर रहे हैं। गर्मी आती है, हम हाफ स्लीव्स की शर्ट पहनने लग जाते हैं। यह क्या है, एक तरह का अनुकूलन है, एक तरह का अडेप्टेशन है। तो इसको अगर मैं संज्ञानात्मक रूप से समझने की कोशिश करूं, मनोवैज्ञानिक रूप से समझने की कोशिश करूं, तो मैं ऐसे समझ सकता हूं कि मनुष्य के दिमाग में ज्ञान की एक संरचना है, एक कॉग्निटिव स्ट्रक्चर है, जहां पर बहुत सारी स्कीमाएं जो हैं वो सुरक्षित रखी हुई हैं। बहुत सारी चीजों के बारे में हमें जानकारी है, हमें पूर्व ज्ञान है। जैसे ही मान लो हमारे सामने कोई नई समस्या आई, तो एक तरीका तो यह हो सकता है कि पहले से जो ज्ञान हमारे अंदर मौजूद है, हम उसके जरिए उस नई समस्या को हल कर दें। और एक तरीका यह हो सकता है कि उस नई समस्या को हल करने में हमारा पूर्व ज्ञान जो है
वो असमर्थ हो। यानी नई समस्या को हल करने के लिए हमें नए ज्ञान की जरूरत है, नई सूचना की जरूरत है, या मैं मनोवैज्ञानिक रूप से कहूं कि हमारे स्कीमा को अपडेट करने की जरूरत है, स्कीमा के अंदर परिवर्तन करने की जरूरत है। तो ये दो तरीके हो सकते हैं हाँ या ना अनुकूलन के। पहला तरीका कि हमारे अंदर कुछ ज्ञान है, पहले से मौजूद है। भाई देखो, रीट की तैयारी आप कर रहे हो, ऐसे मान लो, और आपके सामने फर्स्ट ग्रेड के पेपर का एक क्वेश्चन लाके रख दूं मैं कि भैया इसका उत्तर बताओ, तो आप कहो कि यार हाँ यार ये तो रीट में पढ़ा हुआ है, टिका दो। तो पुराने ज्ञान के जरिए आपने नई समस्या को हल किया। और एक मान लो उसमें कोई सहकारी अधिगम का क्वेश्चन हो जाए, उसके अंदर कोई मान लीजिए विज्ञान परीक्षा 5वीं यूनिट का कोई क्वेश्चन हो, आईसीटी का कोई क्वेश्चन हो। अब आपको कि नहीं यार ये तो रीट के कोर्स में नहीं था, इसको पढ़ने के लिए, इसका उत्तर देने के लिए तो मुझे फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस की चीजों को पढ़ना पड़ेगा, नई चीजों को पढ़ना पड़ेगा। तो ये एक और तरीका है अनुकूलन का, वातावरण के साथ स्वयं को समायोजित करने का। यानी वातावरण में जो बदलाव हुआ आपको उसके साथ कैसे समायोजित कर रहे हो, हाँ या ना। बड़ा बेसिक सा उदाहरण है। तो ये जो दोनों तरीके हैं, इन्हीं दोनों तरीकों के द्वारा अनुकूलन होता है। और ये दोनों अनुकूलन की दो उप प्रक्रियाएं होती है। कौन सी? कि पुराने ज्ञान द्वारा, पहली तो कौन सी है? पुराने ज्ञान द्वारा नई समस्या को हल करना, इसको कहते हैं हम आत्मसातीकरण। आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। और दूसरा तरीका वो है कि जिसमें मान लो पुराने ज्ञान से नई समस्या हल नहीं हो रही, तो नई समस्या को हल करने के लिए नया ज्ञान चाहिए, स्कीमा को नए तरीके से अपडेट करना होगा। इसको कहते हैं हम समाविष्टीकरण यानी कि अकोमोडेशन। अब इसको मैं एक देसी उदाहरण से आपको समझाता हूं, आपको एसिमिलेशन अकोमोडेशन दोनों समझ में आ जाएंगे। ध्यान से सुनिएगा। आत्मसातीकरण नई समस्या पुराना ज्ञान, समाविष्टीकरण नई समस्या नया ज्ञान। अक्सर ऐसा होता है कि हम कहीं होटल वगैरह में जा रहे होते हैं, और ऐसे आजकल शहरों के, जो बड़े शहरों के, महानगरों के होटल हैं, उनके वॉशरूम भी माशाअल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। वॉशरूम मतलब बाथरूम का मायना जगह टूटी लागेड़ी है, वो सारा सिस्टम, ठीक है। अब हम घरों में जो ज़्यादातर जिन नलों का इस्तेमाल करते हैं वो ऐसी टूटियाँ, जिन टूटियों का अपने घरों में इस्तेमाल किया है, बाहर बाड़े में खेलते कूदते समय ज़्यादातर इसी तरह की नल होती है। हम कई बार ऐसा होता है कि हम किसी बड़े होटल के वॉशरूम में चले गए, बाथरूम में चले गए, वहां नल जो हमने देखी, उस नल में कहीं ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं लगा हुआ। अब हम परेशान कि यार इस नल को खोलें तो खोलें कैसे, क्योंकि हमारे दिमाग में नल को खोलने का जो स्कीमा था, नल कैसे खुलती है, इस बात को लेकर जो सूचनाएं पहले से मौजूद थीं, वो सूचना सिर्फ इसी तरीके से नल को खोलना जानती थी। और आपने जब कोशिश करी कि इस तरीके से नल खुल जाए, नहीं खुली। यानी आपने आत्मसातीकरण के द्वारा इस समस्या को हल करने की कोशिश करी, हल समस्या नहीं हुई। और फिर आपने क्या किया? आप क्या करते हैं जब आप देखते हैं कि ऐसी कोई नल हो, होता है ना ऐसा कि आपने देखा कि यार ये नल तो खुल रही को नहीं, क्या करा? फिर आप सोचते हो कि अब तो हाथ पैर मार लिए, क्योंकि यही तरीका पता था अपने को। तो फिर आप क्या करते हो? आप थोड़ी देर अल्बर्ट बांडुरा को याद करते हो। आप देखते हो कि कोई और आए और आके इस नल को खोले, फिर देखते हो रे कोई दूसरा व्यक्ति जो आया वो तो नल के सीधे ऐसे नीचे हाथ रख रहा है और पानी अपने आप गिर रहा है। तब आपको समझ में आता है शाबाश, ये नल तो ऐसे खुलती है। यानी इसका मतलब आपके दिमाग में नल को खोलने की एक और प्रक्रिया आ गई है, एक और सूचना आ गई है, स्कीमा थोड़ा सा अपडेट हो गया है। अब आप भी उस तरीके से नल खोलने लग जाते हो। तो ये क्या है? ये है समाविष्टीकरण। नई समस्या अगर पुराने ज्ञान से हल हो रही है तो आत्मसातीकरण, और नई समस्या को हल करने के लिए अगर नई सोच, नई चिंतन की जरूरत पड़ रही है तो वो है समाविष्टीकरण। तो अब आइए सबसे पहले आत्मसातीकरण के बारे में दो बातें लिख लेते हैं। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आत्मसातीकरण के बारे में जो बात अभी अभी मैंने आपको बताई है,
एज इट इज यही क्वेश्चन रीट 2021 में पूछा गया था। आप चाहो तो YouTube के जरिए मेरे प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हो, वहां भी मैंने एज इट इज इस बात को इसी तरह से समझाया है। और बहुत से विद्यार्थी, आप में से भी कुछ ऐसे होंगे जिन्होंने 26 सितंबर को जब वो प्रश्न आया था उसको सही किया होगा। बहरहाल पहले आत्मसातीकरण को समझने की कोशिश करते हैं। लिखो, नई समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पूर्व में विद्यमान स्कीमा का उपयोग करे। पूर्व में जो उसके दिमाग में स्कीमा बना हुआ है वो उसी के उपयोग के जरिए इस नई समस्या को हल करने की कोशिश करे। अब आइए एक बार देख लेते हैं कि फर्स्ट ग्रेड में वो जो क्वेश्चन आया, माफ कीजिएगा, रीट में वो जो क्वेश्चन आया था 26 तारीख को, वो क्या क्वेश्चन था। आइए मैं वो क्वेश्चन आपको बता देता हूं। तो ये वो प्रश्न था साथियों कि जब हम वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, उत्तर क्या है इसका, आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। सिंपल सी बात है, यही चीज हमने यहां लिखी है। नई समस्या के समाधान के लिए व्यक्ति पूर्व में विद्यमान स्कीमा का प्रयोग करे। कलाम परीक्षा विशेषांक जो प्री रीट के दौरान, उससे भी पहले आप लोगों के लिए आई थी, उस परीक्षा विशेषांक में यह वाक्य लिखा हुआ है। और आप वहां भी, आप जो साथी अगर आपने देखा हो, पढ़ा हो, तो उसमें देख सकते हैं। तो इतने ऑथेंटिक तरीके से कलाम टीम जो है वो आपको हर एक विषय वस्तु समझा रही है। आइए आगे बढ़ते हैं इस यात्रा को। आत्मसातीकरण के बाद हम समझते हैं समाविष्टीकरण, जिसको हम कहते हैं अकोमोडेशन। तो देखो, आत्मसातीकरण क्या था, पुरानी समस्या, नई समस्या पुराना ज्ञान, इसको हम कहते थे एसिमिलेशन। समाविष्टीकरण, नई समस्या नया ज्ञान। तो अब नई समस्या को हल करने के लिए आपको जब ज्ञान भी नया चाहिए, तो ठीक है, नई समस्या के समाधान के लिए आपको हमें पूर्व के स्कीमा में संशोधन की अपडेट आवश्यकता पड़े। यानी कि नई समस्या, और नई समस्या के लिए नई स्कीमा या नया ज्ञान। ठीक है, अब अगर मैं वो जो टूटी वाला उदाहरण आपको बता रहा था कि होटल के जो नल थे, उस नल को आपने कोशिश करी खोलने की, आप नहीं खोल पाए, फिर आपने तुरंत एक दूसरे व्यक्ति को देखा कि ये कैसे नल खोलता है, और आपने उस वक्त सीखा अच्छा इस नल को इस तरह से खोला जाता है, और आपने फिर उस तरीके से उस नल को खोलने की कोशिश करी। तो मुझे बताओ, ये जो दूसरा तरीका था, इसको आप क्या कहोगे, आत्मसातीकरण कहोगे या समाविष्टीकरण कहोगे? ये बिल्कुल सही जवाब जो आपके दिमाग में आप सोच रहे होंगे, ये है समाविष्टीकरण। क्यों? क्योंकि नई समस्या के समाधान के लिए हमें पूर्व में जो हमारे पास ज्ञान था वो पर्याप्त नहीं था, हमें उसमें बदलाव करने पड़े, हमें उसमें सुधार करने पड़े, हमें उसे अपडेट करना पड़ा, हमें उसमें संवर्धन करना पड़ा, हमें उसमें संशोधन करना पड़ा, और यही समाविष्टीकरण है, यही अकोमोडेशन है। अब समाविष्टीकरण और
आत्मसातीकरण के बीच में हमेशा एक तरह की प्रक्रिया चलती रहती है, वो है संतुलन की प्रक्रिया। क्योंकि पुरानी धारणाएं मौजूद हैं, नई धारणाएं बन रही हैं, कई बार पुरानी और नई धारणाओं के बीच में असंतुलन क्रिएट हो जाता है, और इस असंतुलन से बचने के लिए या इस असंतुलन का मनोवैज्ञानिक रूप से, संज्ञानात्मक रूप से कैसे निपटारा हो, उसके लिए पियाजे ने एक अवधारणा दी है, और वो है संतुलनीकरण। और इस संतुलनीकरण को कई बार किताबों में साम्य धारण भी लिखा जाता है, कई बार इसे लिखा जाता है इक्विलिब्रेशन, साम्य धारण भी कहते हैं इसे, और इसे कहा जाता है इक्विलिब्रेशन। इक्विलिब्रेशन का मतलब यही है कि पुराने ज्ञान और नए ज्ञान के बीच में संतुलन स्थापित करना, समतुल्यन स्थापित करना। मतलब यह है कि भाई नलका तो आप यहां पर देखकर आ गए, इसको मैं और देसी तरीके से समझाता हूं। बाहर से आप एक नलका खोलने का तरीका तो सीख के आ गए कि कुछ बिजली से चलने वाली नल है, जिसके नीचे से हाथ रखोगे तो अपने आप पानी गिरने लग जाएगा। लेकिन क्या आप अपने घर की नल इसी तरीके से खोलते हैं? नहीं ना। हम अपने घरों में जो नलें हमारे पास हैं उनको खोलने का तो एक अलग तरीका है, वो नॉर्मल तरीके से खोलेंगे, इसी तरीके से खोलेंगे जो हमारे घरों की नल है वो तो ठीक है। समतुल्यन का मतलब क्या हुआ? पुरानी और नई अवधारणा के बीच में संतुलन स्थापित करना। तो आओ लिखो, आत्मसातीकरण व समाविष्टीकरण के मध्य संतुलन स्थापित करना। यानी कि इसको एक और भाषा में लिखा जा सकता है, संज्ञानात्मक संरचना को स्थिर करना। ऐसा ना हो नए ज्ञान के कारण कोई असंतुलन क्रिएट हो जाए। इसको कई पुस्तकों में साम्य धारण भी लिखा गया है। रीट एक बार इससे एक प्रश्न भी पूछ चुकी है। आइए उस प्रश्न को समझने की कोशिश करते हैं कि रीट ने साम्य धारण से क्या क्वेश्चन पूछा है। तो ये क्वेश्चन था, एक प्रक्रिया जो पुराने और नए अनुभव के मध्य संतुलन का काम करती है क्या कहलाती है? ऑप्शन में भी संतुलन ही लिखा हुआ था, आप सोचो आप। और वैसे इसको क्या कह सकते हैं? साम्य धारण कहा जा सकता है। इसको क्या कहा जा सकता है? इक्विलिब्रेशन कहा जा सकता है। तो ये सब वो तमाम प्रश्न हैं जो संतुलनीकरण के जरिए पूछे गए हैं। ठीक है, नमस्कार। ठीक है, हेलो 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 हेलो। तो ये कुछ अवधारणाएं थी जो हमने देखी पियाजे के इस सिद्धांत को लेकर। इससे पहले कि पियाजे के सिद्धांत को आगे बढ़ें, समझें, एक बार इन अवधारणाओं को चेक कर लेते हैं, क्रॉस वेरीफाई कर लेते हैं, इनके बारे में चीजों को पढ़ लेते हैं। सबसे पहले हमने जाना था संज्ञान क्या है, और व्यक्ति जिस तरह से सूचनाओं को ग्रहण करता है, दुनिया को जानता है, वो संज्ञान है। स्विस मनोवैज्ञानिक जहां पियाजे को संज्ञानात्मक विकास के प्रतिपादक के रूप में जाना जाता है। पियाजे साहब ने संज्ञान की अवधारणात्मक विकास की, माफ कीजिए, एक सामान्य अवधारणा प्रस्तुत करी। ये विकास चरणों में होता है, क्रमिक रूप से होता है। ये अवस्थाएं अपरिहार्य होती हैं और अपरिवर्तनशील होती हैं। अवस्थाओं को छोड़ा या टाला नहीं जा सकता, सार्वभौमिक होती है। फिर हमने स्कीम को जाना, व्यवहारों का संगठित पैटर्न। स्कीमा को जाना कि सूचनाओं का भंडार, ज्ञान का संगठित भंडार। और हमने ये बिल्ली के उदाहरण से इसे समझने की कोशिश करी कि कैसे स्कीमा डेवलप होती है।
फिर हमने अनुकूलन को जाना, बदलाव के प्रति, नई सूचना या नए ज्ञान के प्रति, नई समस्या के प्रति व्यक्ति कैसे रिएक्ट करता है। या तो वो पुराने ज्ञान के जरिए कर लेगा तो उसको कहेंगे हम आत्मसातीकरण, जैसा कि 2021 रीट में क्वेश्चन भी आया हुआ है कि वर्तमान स्कीमा का उपयोग बाह्य जगत के विश्लेषण हेतु करते हैं, वो आत्मसातीकरण होता है। और या फिर समाविष्टीकरण के जरिए नई सूचना, नया ज्ञान, और इस हिसाब से व्यक्ति कार्य कर लेता है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में हम पियाजे के संज्ञानात्मक विकास को समझने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपनी तैयारी में व्यस्त रहिए। और अगली वीडियो में हम बात करेंगे पियाजे साहब के संज्ञानात्मक विकास की चारों अवस्थाओं को डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। देखिएगा जरूर। धन्यवाद।